आपका जो प्रोफेशनल प्लेस को अपने सेलिब्रेशन का प्लेस बनाने की जो सोच आपकी रही, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? Pregnancy is a special phase. You need to take special care of it and celebrate. ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी कहीं कारण तो नहीं है? नेचर हमें हर चीज़ में यही सिखाती है. अब आप कोकून भी, एक बटरफ्लाई अगर जैसे बनती है, तो अगर हम प्रोटेक्शन में उसको बहुत ज़्यादा उसकी सपोर्ट करने लग जाए, वो तो जो उसका स्ट्रगल होता है ना कि अपने शेल को तोड़ करके बाहर आना, तभी वो फ्लाई कर सकता है. हम क्यों बोलते हैं कि अरे हमारे बच्चे को तो सर्दी खांसी हो जाती है, बाहर का कुछ खा नहीं सकता. तो वो इम्यून सिस्टम जो नेचर डेवलप करती है, जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से निकलते हैं, एक नॉर्मल लेबर का स्ट्रेस लेते हैं, वजाइनल रूट से आते हैं, उनके माइक्रोफ्लोरा को जब स्टडी किया गया तो दे फाउंड इट वाज डिफरेंट कंपेयर टू द बेबीज जो सिजेरियन से बॉर्न हो रहे हैं. वैसे तो हर किसी की ज़िंदगी की कहानी उनके जन्म के साथ ही तय हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानी उनके जन्म के पहले ही लिख दी जाती है. हमारी आज की गेस्ट भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं. अपने प्रोफेशन को प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन बनाने की सोच रखने वाली डॉक्टर नीरज पहलाजानी की कहानी की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी. वेलकम टू आवर शो अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति. डॉक्टर, थैंक यू. आपका जो प्रोफेशनल प्लेस को अपने सेलिब्रेशन का प्लेस बनाने की जो सोच आपकी रही, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आई थिंक जब से मैं रिकॉल करती हूँ, हर बच्चे से पूछा जाता है आप ये क्या बनना चाहते हो, और मुझसे पूछने से पहले ये दिमाग में डाल दिया गया था कि आपको डॉक्टर बनना है. और समहाउ ये लाइकिंग थी, एंड विद टाइम ये बढ़ता ही गया, बिकॉज आई थॉट कि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन है, आपकी पर्सनल स्पेस रहती है, दैट द वे यू वांट टू डू आप चीज़ें कर सकते हो. ग्रेटिफिकेशन बहुत है कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो. एंड आफ्टर MBBS देन आई डिसाइडेड कि यार बाकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, you deal with the diseases. Of course. Gynec is the only branch where we welcome lives. जहाँ पे हम लोग एक न्यू लाइफ को वेलकम करते हैं, और शादी होती है तो सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे होता है तो सेलिब्रेशन होता है. तो जब बच्चा भी आता है तो क्यों ना एक ये सेलिब्रेशन के जैसे आए. प्लस इट्स अ नेचुरल फेज ऑफ लाइफ. प्रेगनेंसी होना एक नेचुरल फेज है, एक फीमेल बॉडी का आप ये बोलो कि एक बर्थ राइट है. एंड फीमेल्स को, ज़्यादातर फीमेल्स को ये लगता है कि अगर उनका बच्चा नहीं है तो दे फील इनकम्प्लीट. ऑफ कोर्स. तो एज लाइक वी ब्रीथ, एज लाइक वी ईट, प्रोक्रिएशन जो है इट्स अ ह्यूमन डिज़ायर एंड इट्स अ ह्यूमन राइट. ऑफ कोर्स. तो फीमेल्स को भी क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट? क्यों उनके ऊपर इतने सारी बंदिशें इम्पोज कर दी जाती हैं? आप ये मत खाओ, आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत पहनो, आप जॉब से छुट्टी ले लो, बहुत सारे. rather than enjoying that phase, उसको एक रिस्ट्रिक्शन में, एक बंदिशों में बांध देते हैं. और फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, और बोलते हैं कि नहीं, अगर वुमेन है शी शुड ऑल्सो गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कि वो कंपनी की CEO भी बने, उसको भी 24 आवर्स काम करना है, उसकी भी वही प्रोडक्टिविटी हो, वो घर भी देखे. हाउ इट इज़ पॉसिबल जब आप उसको बांध रहे हो? और प्रेगनेंसी में अगर कोई 9 मंथ, उसके बाद फिर बेबी केयर में आप उसको इतना बांध दो, उसके दिमाग को डाल दो, तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एट वर्क प्लेस, प्रोफेशनल फ्रंट पे दे विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी? बिकॉज वी ऑल नो कि जब बात बाहर निकल कर के काम करने की आती है, तो मोर देन योर जेंडर व्हाट मैटर्स इज़ योर आउटपुट. अगर आप अपनी टाइमलाइंस, मार्केट नीड, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आज मेरे घर में ये, आज मुझे ये, और आज मेरे घर में ये बोल दिया गया, तो कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी? बट ऐसा नहीं है कि ये बॉडी वैसी चेंज होती है. आई ऑलवेज टेल कि जो हमारे घर में काम करती है मेड्स, वी नेवर टेल देम. हमारी मदर इन लॉज, हमारी मदर्स जो हमें बोलते तुम सीढ़ी मत चढ़ो, तुम ट्रैवल नहीं करो, तुम वेट मत उठाओ, बट घर की मेड के लिए तो वो सब रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं. या जो काम कर रहे होते हैं रेजा लोग, उनके लिए भी नहीं होते हैं. तो वाई फॉर अस दिस thought process should be changed. It's not a disease. Pregnancy is a special phase. You need to take
स्पेशल केयर ऑफ इट एंड सेलिब्रेट। आपको नहीं लगता लेकिन कि स्पेशल केयर के नाम पर ही, जैसे अगर हम कहें कि जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, हाँ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बताया कि अगर हमारी घर की मेड्स होती हैं और हम लोग अगर हैं, तो दोनों के लिए जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी कहीं कारण तो नहीं है? डेफिनेटली ये ओवर प्रोटेक्शन में देखो, दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर। ये जो पेरेंटिंग की एक खास स्टेप होती है कि हमें ये लगता है कि हम बच्चे पाल रहे हैं, वहीं से हम गलत हो जाते हैं। वी आर नॉट हियर कि किसी को भी हम प्रोटेक्ट करें, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं और सामने वाले को इतना एम्पावर कर सकते हैं कि वो सही गलत की पहचान कर सके। नेचर हमें हर चीज़ में यही सिखाती है। अब आप कोकून भी, एक बटरफ्लाई अगर जैसे बनती है, तो अगर हम प्रोटेक्शन में उसको बहुत ज़्यादा उसकी सपोर्ट करने लग जाए, वो तो जो उसका स्ट्रगल होता है ना कि अपने शेल को तोड़ करके बाहर आना, तभी वो फ्लाई कर सकता है। लेकिन कई बच्चे होते हैं या कई बार देख लेते हैं, अरे वो तड़प रहा है या वो कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम शेल को आर्टिफिशियली ब्रेक कर देते हैं और वो बटरफ्लाई फिर कभी उड़ नहीं सकती है। एग्जैक्टली द सेम वे अगर हम ये बात करें वेस्टर्न वर्ल्ड को कंपेयर करें, तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शंस नहीं होते हैं बच्चों में, बट वाई द कैंसर रेट वॉज सो हाई, वाई द ऑटोइम्यून डिजीजेज वर सो हाई। हम क्यों बोलते हैं कि अरे हमारे बच्चे को तो थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तो उसको सर्दी खांसी हो जाती है, बाहर का कुछ खा नहीं सकता। आपके लेबर का बच्चा तो सब खा लेता है, शायद 4 दिन का खाना भी खा ले। तो वो इम्यून सिस्टम जो नेचर डेवलप करती है, कहीं ना कहीं हम ओवर प्रोटेक्टिव होकर के अपने बच्चों का नुकसान ही कर रहे हैं, करंट जनरेशन का भी नुकसान कर रहे हैं। इनफैक्ट एक नई स्टडी आई है, जैसे सो कॉल्ड एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं करानी है, नॉर्मल डिलीवरी में पेन बहुत होता है, पेन नहीं बर्दाश्त होगा, मतलब एक टॉलरेंस जो है ना वो ख़त्म होती चली जा रही है। तो आप सिजेरियन कर दो, सिजेरियन सेफ होता है। डॉक्टर्स ऑल्सो फील एट टाइम्स, बिकॉज आंसरेबल कोई नहीं होना चाहता है, क्योंकि सिजेरियंस अगर नॉर्मल डिलीवरी में कुछ भी हुआ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सामने वाले के ऊपर भी डिपेंडेंट होती हैं, उसने आपका सपोर्ट नहीं किया और बच्चे को कुछ हो गया तो ओनस इज ऑन द मेडिकल टीम। सो एवरीवन वांट्स टू सेव देयर स्किन, तो सिजेरियन रेट्स बढ़ रहा है। बट रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्टडी कि जैसे ह्यूमन बॉडी में इतने सेल्स नहीं है जितने बैक्टीरियाज होते हैं। वी मे सर्वाइव विदाउट वाटर, विदाउट एयर, मे बी फॉर सम टाइम, बट विदाउट बैक्टीरिया शायद हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। तो वो बैक्टीरिया का जो हमारे बॉडी के अंदर वो जो एक बैलेंस होता है, वो हम लोग बोलते हैं उसको माइक्रोफ्लोरा होती है हमारा, वो डिसाइड करेगा हम क्या खाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किसी को कुछ नहीं होता है, किसी को बहुत कुछ हो जाता है। तो वो बच्चे जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से निकलते हैं, एक नॉर्मल लेबर का स्ट्रेस लेते हैं, वजाइनल रूट से आते हैं, उनके माइक्रोफ्लोरा को जब स्टडी किया गया तो दे फाउंड इट वॉज डिफरेंट कंपेयर टू द बेबीज जो सिजेरियन से बॉर्न हो रहे हैं। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या ये जो वायरसेस होते हैं जो हमें अपनी मदर से मिल रहे हैं, दे गिव अस immunity to fight against diseases, not only the external environment के diseases but also from our internal environment. Mental makeup भी जो रहता है वो भी ज़्यादा रहेगा, capabilities to fight against infections and to develop chronic diseases later on वो भी कम रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। मुझे लगता है कि यही सब चीज़ों को देख करके मुझे लगा इंडिया में क्या है, वी आर लिविंग इन 2 वर्ल्ड। एक वर्ल्ड ऐसा है जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, एक ऐसा है जिसके पास इतना ज़्यादा है कि उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम क्या खाएं। एंड बोथ आर लिविंग पैरेलली, है ना। उसको इसके साथ शेयर नहीं करना है, इसको इसके साथ शेयर नहीं करना है, बट विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन और वर्ल्ड बिकमिंग सो स्मॉल बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन, अब हर किसी को हर पता है कि मेरे को ये चाहिए बट मेरे पास है नहीं, सामने वाले को ये पता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है तो सामने वाले को ये चाहिए। तो मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती चली जा रही है, लेकिन दिस इज़ हाउ द लाइफ इट इज़। तो वी थॉट कि ऑलवेज गुड इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। हम लोगों को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, टाइम के साथ में मोल्ड होना ज़रूर सिखा सकते हैं। तो वही बात है, अब जैसे आप है, मैं है, पढ़ाई की बात होती है तो पढ़ने की भी वही एज है जो बच्चा पैदा करने की एज है। तो अब पढ़ लो या करियर बना लो या बच्चा पैदा कर लो, बट इज़ देयर एनी वे जब हम तीनों चीज़ें एक साथ में करें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल अनटिल और अनलेस वी नो हाउ इट इज़ पॉसिबल।
और एल्स क्या होता है कि आप पढ़ते रह जाते हो, तो फिर लेट मैरिजेस, फिर बच्चा नहीं हो रहा है, फिर आपको कहीं ना कहीं एक गिल्ट आता है कि एज इफ आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड समथिंग टू अटेन्ड माय करियर और और समथिंग। वो आपको तो जो आता है वो आता है, और आपके आसपास वाले लोग जो अरे टाइम से कर लेते थे ना शादी, बोला था ना, लेकिन तुमको तो यही रहता है, वो रहता है। तो इसके साथ में कंसेप्ट आया फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, एग फ्रीजिंग का, दैट यू शुड नो कि हाउ टू एक्सप्लोर ह्यूमन जो बॉडी है ना, इट्स ऑफ इमेंस पोटेंशियल। और फीमेल्स का तो इट्स दैट एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है, Y इज एन एम्प्टी क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम में कोई बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी फ्रेजाइल और वीक क्रोमोसोम, एंड X इज पावरफुल क्रोमोसोम। तो फीमेल्स में ऑलरेडी 2 हैं। वी जस्ट need to know that there are certain differences which nature has given to us. We should respect those differences. And we should cherish also. बिल्कुल। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, हमें भी रोज़ एक जैसा खाना खाने को मिलता रहेगा, तो आप कैसे खाओगे? तो लेकिन हम अगर आपकी शुरुआत की बात करें, जैसे आपने बताया था कि आप अपने घर में, आपकी ताऊ जी की 4 बेटियां थीं और आप हरियाणा जैसे छोटी जगह से आप बिलोंग करती हैं, और आपके पैदा होने से पहले पूरी फैमिली ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक बॉय घर में, लड़का आए, और आप आई। तो वहाँ से और इस प्रोग्रेसिव सोच के साथ आप जब आप आई हैं, तो क्या जर्नी रही, कैसी जर्नी रही? कि आपके पेरेंट्स कोऑपरेटिव थे, या कैसे आपने इस जर्नी को वहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया? इसका पूरा क्रेडिट जाएगा मेरे पेरेंट्स एंड देयर अपब्रिंगिंग, बिकॉज यू राइटली सेड कि मैं हरियाणा, भिवानी करके एक जगह है, दैट इज़ माय बर्थ प्लेस। मेरे पेरेंट्स को पहला बॉय ही होना चाहिए। बॉय तो दूर, उनकी तो शादी के बाद 3 साल तक बच्चा ही नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे भी एक बड़ा प्रेशर। और उस टाइम पे आप इतने लंबे टाइम के गैप तक बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो एक अलग से टबू होता था। बट ठीक है, फिर भी चलो, दे कंसीव्ड एंड यू केम, आई केम। तो इट वाज शॉक फॉर द फैमिली, अदर मेंबर्स, बट मेरे पेरेंट्स के लिए इट वाज सेलिब्रेशन। पूरा 9 मंथ भी, और पैदा होने के बाद भी। तो वो हम पंजाबी और खासकर हरियाणा के साइड में ये होता है कि अगर लड़का पैदा होता है तो कुछ रिचुअल्स होते हैं जो किए जाते हैं, लड़की पैदा होने पे वो नहीं किए जाते हैं। कि आप बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, ढोल बजता है, और लोहड़ी का फंक्शन होता है, छठी होती है, वो लड़कियों का जस्ट नॉमिनल एक कर दिया, घर खाना के लोग पूर्ति में हो करने गए, टाइप्स। और लड़कों का बहुत ग्रैंड लेवल पे किया जाता है। तो माय पेरेंट्स वर लाइक कि ये लड़का लड़की की बजाय ये आपके खुद की इच्छा पे होना चाहिए, हमें अच्छा लग रहा है, हम करेंगे। मेरे फ्रेंड्स में बॉयज़ ज़्यादा थे, गर्ल्स कम थी, तो वो भी मेरे लिए कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। बट अपने आप से ही आता था कि नहीं, इफ़ यू हैव बीन गिवन सो मच ऑफ फ्रीडम, तो आप कभी सामने को लेट डाउन नहीं करो। और हमेशा एक कॉन्फिडेंस था। मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती थी, आई वॉज नॉट इन टू मच ऑफ बुक्स, बट मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत अच्छा लगता था। तो आई आस्क्ड माई फादर कि आप तो बोल रहे हो डॉक्टर बन जाओ, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत पढ़ना पड़ता है, और मैंने तो देखा एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आपको फिर स्कूल छोड़ करके 1 साल ब्रेक लो, फिर पढ़ाई करो, और ट्यूशन तो नालायक बच्चे जाते हैं, मैं ट्यूशन भी नहीं जाऊँगी बिकॉज मैं नालायक नहीं हूँ, तो ऐसे कैसे तैयारी होगी। तो ही सेड, अच्छा तुमको जितना अपने मन से करना है करो, बट आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, कि तुम अपना बेस्ट डालोगी। एक अटेम्प्ट में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू। बस उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा रहूँगा, कभी नहीं बोलेंगे कि तुम नहीं बनी, बट दैट अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट 100%, 110 डालो, उसमें कोई स्कोप नहीं बचना चाहिए। बस उन्होंने बोला और डाला। लेकिन आपने आई थिंक मैथमेटिक्स भी लिया और आपने इंजीनियरिंग भी क्लियर किया साइमल्टेनियसली। ये बोला था ना कि मुझे एक अटेम्प्ट में ही मिलना चाहिए, अगर और ब्रेक नहीं लूँगी मैं, अगर मेडिकल नहीं मिला तो इंजीनियरिंग करनी है। तो उसके लिए फिर मैथमेटिक्स भी साथ लिया और इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम दिया। आई गॉट मतलब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन हो गया। आई गॉट सिलेक्टेड इन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ मेडिकल कॉलेज, फिर दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो जितने एग्ज़ाम दिए थे सब में हो गया। देन द चॉइस वाज माइन कि अब तुमको क्या करना है। बस फिर दिल्ली में स्टार्ट किया, एंड द सेम थिंग अप्लाइड। फिर MBBS के बाद था कि माय फादर, या इनफैक्ट द होल फैमिली वांटेड, मेरा इसमें मुझे
लगता है कि कई बार हम बोलते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ देना चाहिए, लेकिन फ्री छोड़ने का भी ना एक तरीका होता है, विच आई एम स्टिल लर्निंग कि हाउ माई पेरेंट्स डिड। अभी हम बच्चों को बोलते हैं आपको ये करना है, तो बोलते हैं कि आप चीज़ें हम पे इम्पोज कर रहे हो। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे लगता है चीज़ें हम पे भी इम्पोज थी, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि वो इम्पोज है। वो हमेशा लगा कि आपके फ़ायदे के लिए है, आपको करना है और फ्री होकर के करना है, कभी प्रेशराइज्ड नहीं हुए। तो और फिर गायनिक इसलिए उठाया बिकॉज इट्स द ओनली ब्रांच जहाँ पे आप सर्जरी भी करते हो, जहाँ पे आप मेडिसिन भी प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे आपको गालियाँ कम, ब्लेसिंग्स ज़्यादा मिलती हैं, एंड यू सी हैप्पी फेसेस अराउंड यू, यू गेट लॉट्स ऑफ गिफ्ट। मुझे ये बहुत ग्लैमरस ब्रांच लगती है। अदरवाइज आपको वो मरता हुआ भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट बचा के जाता है ना, एक बार थैंक यू बोलते हैं, लेकिन फिर भी 10, जब से मैं बीमार हुआ ना, वो डॉक्टर के पास गया ना, पता नहीं क्या किया मेरी बॉडी में, ये हो गया। यू आर नेवर थैंकफुल टू द डॉक्टर, चाहे उसने कितना भी जान क्यों नहीं बचा दी हो। बट दिस ब्रांच इज लाइक कि जब वो अपने बच्चे को देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे लाइक तुम्हें पता है तुम वहाँ पे इवन बहुत ईयर्स के बाद भी जब कभी मिलते हैं, तो जब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इन्होंने आपकी डिलीवरी कराई थी, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते हैं। वो चार्म, वो ग्लैमर इस ब्रांच में मिला। एंड लेकिन जब आप शादी होकर आई यहाँ रायपुर आई, और आपकी मदर इन लॉ शी वाज वेरी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एट दैट टाइम, तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ की छाया के नीचे पनपना कितना डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए? बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आई एम हार्ड कोर बिलीवर ऑफ गीता, जो बोलती है कि देयर इज़ लाइफ आफ्टर लाइफ, स्पिरिट नेवर डाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके साथ में कुछ इस तरीके के लोग या अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ जाती हैं कि यू आर बाउंड टू डू व्हाट यू आर मेंट टू बी। तो नो डाउट मम्मी का एक बड़ा नाम था, वो एक अपने आप में एडवांटेज भी थी कि एक किक स्टार्ट आपको मिल जाता, और एक डिसएडवांटेज भी था कि यू राइटली सेड कि एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ का पनपना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट उस टाइम पे आई गॉट सपोर्ट ऑफ समीर, माई बेटर हाफ। हाँ, तो ही वॉज वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन आस्किंग कि तुमको क्या करने का है, वट डू यू वॉन्ट टू बी नोन एज कि पहला जाने की बहू, और यू वॉन्ट टू हैव योर ओन आइडेंटिटी। मैं बोला खुद का चाहिए, तो बोले कि फिर इससे हट के कुछ करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट वॉज इनफर्टिलिटी एंड गायनिक एंडोस्कोपिक सर्जरीज। उस टाइम पे दिस प्लेस वॉज वेरी नाइव, कुछ इनफर्टिलिटी के नाम पे नहीं होता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बोलती थी अरे यार 10 IVF के केसेस भी साल भर में हो जाएंगे ना, तो बहुत है बात है। अभी डेली के होते हैं। और पहले अगर हम किसी को IVF बोलते भी थे ना, वो हमसे डिस्टेंस बना लेता था। आई स्टिल रिमेंबर हम लोगों ने एक इवेंट किया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इनफर्टिलिटी, और सिटी के अंदर में किया था। तो उसमें फ्रेंड्स लोगों को बुलाया, तो पहले सबने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग बुला रहे हो हम आएंगे। जब क्लोज टाइम आता है यू डू अ चेक कॉल कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो बोला अच्छा किस लिए है, तो फिर अरे वो इनफर्टिलिटी होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी जिनको बच्चा नहीं होता उनके लिए। अबे इसका मीडिया कवरेज भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अबे फ़ोटो भी आ सकती है? हाँ। तो मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स यार इसमें नहीं आएंगे, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हमको भी प्रॉब्लम है, या हमारा बच्चा भी शायद IVF से हुआ है। तो 2/3 तो वैसे छट गए, और बाकी जो आए तो दे वर वेरी पिकी इन सिलेक्टिंग देयर सीट की कहाँ पे बैठे, कि कम से कम कैमरा हम पे नहीं फेस करे। तो एक ऐसा टाइम था, और एक आज का टाइम है व्हेन आई हैव टू टेल देम दैट लुक आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपको IVF की ज़रूरत नहीं है, आप मत कराओ। इतना कंट्रास्ट आ चुका है कि जहाँ पहले लोग जिनको ज़रूरत थी वो भी नहीं कराते थे, या कराते थे तो छुपे छुपाए में ही कराते थे। हमारे वहाँ पे लिखा होता था टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हॉस्पिटल में, तो वो उनको लगता था कि अब एक बार कंसीव हो गया तो अब डिलीवर यहाँ नहीं कराएंगे, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हमारा तो टेस्ट ट्यूब बेबी सही है, तो लेट मी डिलीवर एट सम अदर प्लेस विच इज़ नॉट नोन फॉर इट। तो क्यों ये टैबू था? ऑफ कोर्स ये टैबू रहा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, और कैसे ये अवेयरनेस अब आई है, और कैसे ये इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ आपने, क्योंकि बहुत क्लोजली देखा है इस इवोल्यूशन को। देखिए पहले 2 रीज़न थे। एक तो ये था कि इतनी एडवांस सर्विसेज स्टेट में अवेलेबल नहीं थी।
डॉक्टर्स भी नहीं थे ऐसे जो इस फील्ड के नॉलेजेबल थे, तो कैसे वो जाएगा। और जो लोग कराते थे वो स्टेट के बाहर जा कर के कराते थे, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अपने घर के बाहर ये ट्रीटमेंट को जा कर के कराना, दैट टू एक दो दिन का काम नहीं होता है, इट इन्वॉल्व्स मंथ्स एट टाइम, तो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता था। और लोगों को लगता था कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब समथिंग विच इज़ वेरी आर्टिफिशियल, बच्चा पैदा करके हमें दे देंगे, पता नहीं किसका होगा। और एक दो जगह पे जहाँ पे हो भी रहा था, इट वाज लाइक कोकून, आप होता है ना छुपा छुपा करके करते हो, बिकॉज यू फील कि अगर मैं सबको बता करके करूँगा तो सबको पता चल जाएगा, देन इट वोंट बी माई निश। एंड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस वाज ऑल देयर इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि कुछ गिनती के लोग थे, डॉक्टर्स थे, हु वांटेड कि ये सिर्फ हम करें, हमारा ही काम है, हम ही करते हैं। तो इसलिए जब मैंने इसको सीखना भी स्टार्ट किया, तो जहाँ भी जाते थे ना, तो वो सिखाते नहीं थे, मतलब यू आर पेइंग और आप जस्ट जा रहे हो ऑब्जर्व करो। मुझे लगता था कि यार इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है, बट वो एक कोने में खड़ा कर देते थे, एंड दे यूज्ड टू मेक अ नरेटिव एज इफ इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, होगा नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। तो 6 महीने साल भर ऑलमोस्ट हम लोग इंडिया के बहुत सेंटर्स में गए, सीखे ऐसा कुछ, बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस में इस तरीके की टीचिंग पहले नहीं होती थी। देयर वाज नो करिकुलम इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया। फिर कीड़ा तो था कि करना तो है ही, यही करना है। फिर हमने एक्सप्लोर किया, एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि देयर इज़ अ डिप्लोमा कोर्स अब्रॉड, वो करना है, बट अब पैसा लगेगा। अब घर वाले, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, बट एक आता नहीं, तुम बर्बाद कर दोगे, जो है उसको संभालो, इधर उधर भाग रहे हो, ऐसा नहीं होता है, हमने देखे हैं बहुत, इसके पीछे भागेंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे आप घूम जो है वो भी खो दोगे आप। बट गॉड सपोर्ट ऑफ समीर, ही सेड कि नहीं, मन है करना है तो ठीक है, खुद कमाते हैं। तो ही वॉज अर्निंग एट दैट टाइम, तो वट एवर ही अर्न वो मेरी पढ़ाई पे लगा। आई वेंट अब्रॉड, वहाँ पे सीखा, और तब रियलाइज़ हुआ कितना मुश्किल नहीं है। उस दिन के बाद से फिर एक ये कमिटमेंट भी अपने आप को दे दिया था कि जब हम सेटल हो जाएंगे, आई विल मेक इट अ पॉइंट कि जिस किसी को भी सीखना है इतना अच्छे से सिखाएंगे कि द मोमेंट दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल, इफ दे वांट कि हम खुद IVF करना चाहते हैं तो दे शुड। एंड गॉड फॉर्चुनेटली ये भी कमिटमेंट पूरा हो गया कि अब हम लोग ट्रेन भी करते हैं डॉक्टर्स को, एंड वी एम्पावर देम कि देखो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इफ़ यू विश टू। इट्स एन आर्टिफिशियल असिस्टेंस टू व्हाट नेचर इज़ लैगिंग। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कभी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। एंड IVF इज़ ऑल्सो assistance to nature, artificial assistance, but it is not a complete replacement. और फिर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें YouTube मिला, YouTube के बाद फिर इंस्टा मिला। वहाँ से जब ये सब मैसेज डालने स्टार्ट किए तो धीरे धीरे हाँ, इट वाज जस्ट अवेयरनेस दैट पीपल वर नॉट अवेयर कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ट्यूब में बच्चा पैदा कर दिया और आपको हाथ में पकड़ा दिया। तो आपने बताया कि अवेयरनेस की ही एक बात थी IVF की, और अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है और लोग इसको नेचुरल एक प्रोसेस के रूप में लेने लगे हैं। लेकिन स्टिल अगर हम देखें कि जिस तरह से और जो इवोल्यूशंस हो रहे हैं, या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी या करियर की भी जैसे हमने शुरुआत में बात की, तो स्ट्रेस भी लाइफ में बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हर किसी की हेल्थ पर हो रहा है। और अगर हम स्पेशली विमेंस की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो किस तरह का इम्पैक्ट आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट देखती हैं कि एक फ़ीमेल फेस करती है, और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है कुछ हद तक? फीमेल की जब हेल्थ अफेक्ट होती है तो सिर्फ एक बॉडी अफेक्ट नहीं होती है, एंटायर फैमिली गेट्स अफेक्टेड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑलवेज टेल फीमेल्स कि ये जो अपना कल्चर है ना कि आप दूसरे को खिलाने के बाद खाओ, या पहले सबका देख लो फिर अपना देख लो, वो कल्चर से आप बाहर आइए, बिकॉज आपके ऊपर सब चीज़ें डिपेंडेंट है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बातें हो गई, मेन एम्पावरमेंट इज़ एक्चुअली नीडेड। उनका दिमाग उस हिसाब से हमें प्रोसेस करना है कि देखिए, फीमेल्स ने घर से बाहर आकर के काम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी स्टार्ट कर दी हैं। स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आप शेयर कर सकते हो उनके साथ, उनके बर्डन को कम कर सकते हो, उनके साथ में आपको किस तरीके से एक इमोशनल कंफर्ट दे करके डील करना है, दे नीड टू लर्न इट। अदरवाइज अगर हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते रहेंगे तो जो गैप है ना वो बढ़ता मेल और फीमेल के बीच का इतना बढ़ जाएगा कि फैमिलीज और सोसाइटल डिसरप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जब हम अपना लोगो भी डिज़ाइन कर रहे थे तो इट इज़ अ व्हील विद 8 पीस। पी स्टैंड फॉर पहला जानी, एंड एवरी पी रिप्रेजेंट वन फेज ऑफ वुमेन लाइफ। कि जब आपके घर में एक बच्ची पैदा होती है से लेकर के आपकी दादी तक भी, आपकी डॉटर है, डॉटर इन लॉ है, फ्रेंड है, वाइफ है, मदर है, जो भी है वो 8 फेजेस ऑफ वुमेन लाइफ, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। और अभी कैंसर सर्विक्स यूट्रस के माउथ का जो वैक्सीन है वो भी हमें एडोलेसेंट एज ग्रुप में बच्चियों को दे देना चाहिए, बिकॉज सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में उनको बताना चाहिए। एज आई हैव लर्नड कि आप किसी को जितना बांधते हो ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, उसके अंदर में ना वो उतना होता है कि मैं ये करके देखूं। स्पेशली इन दिस एज ग्रुप व्हेन हार्मोनल रशेस आर देयर इन द बॉडी, तो आप जिस चीज़ के लिए मना करते हो ना वो बच्चा उतना ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाता है। और सोसाइटीज़ या फैमिलीज इतनी खुल नहीं गई हैं अभी जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई है, तो उनको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। आपने सर्वाइकल जो एक वैक्सीन की बात की है कि टीनेजर्स को, तो किस एज ग्रुप तक ये लग जाना चाहिए? क्यों, बिकॉज इसमें भी बहुत मिथ है कि आपने अगर एक पर्टिकुलर एज तक आपने नहीं लगाया तो उसके बाद ये कोई काम नहीं करेगा ये वैक्सीन, ऐसा कुछ है? ऐसा है, जो आइडियल एज होती है इसकी वो है कि बिफोर एटलीस्ट अ ईयर एंड हाफ और 2 ईयर बिफोर गेटिंग सेक्सुअली एक्टिव, बिकॉज ये जो वैक्सीन है इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो वायरस है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर सर्विक्स इन फीमेल बॉडी, और मेल्स में भी ये कैंसर्स करती है, एनोरेक्टल कैंसर। इनफैक्ट अभी तो लड़कों में भी इस वैक्सीनेशन के रोल की बात उठ रखी है। मे बी 1 साल 2 साल में हम अपने बॉयज़ को भी प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे इसी वैक्सीन से। इतनी वास्ट होता है ना एज ग्रुप, व्हेन यू विल बी सेक्सुअली एक्टिव, तो आप वो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि 13-14 ईयर्स की एज में आप इसको दे देंगे बिफोर 16, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन येस, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। अगर हम नहीं दे पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप टिल 40 ईयर्स आप इसको दे सकते हो। हाँ, ये शायद उतना इफेक्टिव नहीं हो जितना होना चाहिए, लेकिन ये डिजीज़ को 100% प्रिवेंट भले ही नहीं करे, उसकी ग्रेविटी को ज़रूर कम कर देगा। और इस एज ग्रुप के बाद भी सिलेक्टेड केसेस में अगर हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं वो अपना केस, तो डिफाइन हो जाता है कि कब देना चाहिए। आइडियल एज इज़ एडोलेसेंट एज ग्रुप। आपको लगता है कि अभी जो ये जिस तरह के वैक्सीनेशंस अभी आए हैं इनको लेकर के लोगों को, जैसे आपने कहा कि आईवीएफ के लिए जो अवेयरनेस नहीं थी और लोग उसको एक टैबू और एक उस तरीके से ट्रीट करते थे कि आप बहुत ओपनली उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इवन वैक्सीन की भी अगर हम बात करें, सर्वाइकल वैक्सीन की भी जो बात कर रहे हैं, अभी उसके बारे में भी लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं है। और उनको लगता है कि ये वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है, अगर ये वैक्सीन लेने से कुछ हमको बॉडी में चेंजेस आएंगे या हमको कुछ और परेशानी होगी, तो ये क्या मिथ है या ऐसा कुछ? मिथ तो है ही है, लेकिन देखिए इसमें अगेन वी आर लिविंग इन 2 वर्ल्ड। जो सोसाइटी इस कैंसर सर्विक्स के वैक्सीन को लेकर के अवेयर है सबसे ज़्यादा, जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, द सेक्टर ऑफ सोसाइटी, उसमें कैंसर सर्विक्स वैसे भी बहुत कम है। ये कैंसर सर्विक्स इज़ मोर कॉमन इन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा नहीं है। तो एक स्पेशल सेक्टर है जहाँ पे ये वायरस, ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है। अब वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना इज़ मोर ऑफ अ जॉब ऑफ NGOs, मोर ऑफ अ जॉब ऑफ हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी टाइम टू टाइम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। बट वाई नॉट दिस वैक्सीनेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अवेयरनेस डेफिनेटली, प्लस अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि वो इस वैक्सीनेशन को अपने इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पे डाल दें। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने पोलियो से एरेडिकेट किया उसको, ट्यूबरक्लोसिस से काफ़ी हद तक जीता है, डिप्थीरिया से जीता है, माइट बी कैंसर सर्विक्स। और जैसे मैंने अभी बोला कि ये वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, तो नॉट ओनली फीमेल्स, बॉयज़ में भी इसकी स्टडी है, ऑलमोस्ट इट इज़ बीइंग कंप्लीटेड। वन मैसेज दैट आई वांट टू गिव इज कि प्रेगनेंसी डिजीज़ नहीं है। सो द प्रैक्टिस वी फॉलो इन आवर हॉस्पिटल,
हम कभी इनको पेशेंट्स नहीं बुलाते। हमारा स्टाफ या हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को पेशेंट करके एड्रेस ही नहीं करते हैं। फॉर अस दे आर आर गेस्ट, और बहुत अगर उसमें कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो हम बोलते हैं केस, बट नेवर एड्रेस देम एज पेशेंट। तो इट्स अ स्पेशल फेज जिसको स्पेशली डील करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर हैप्पी पार्ट ऑफ द लाइफ। प्लस एक वो जो अब सेक्शन है करियर ओरिएंटेड वुमेन, दे शुड बी, मैं इस चीज़ के 100% फेवर में हूँ कि एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल। फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा करके वो जान सकते हैं कि क्या नेचर उनको उतना टाइम दे रही है या नहीं दे रही है, सो दैट दे कैन प्रायोरिटाइज देयर थिंग। अगर मुझे पता हो कि ठीक है, अगर मैं 34 या 35 साल में भी बच्चा पैदा करना चाहूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है ना, आई कैन फोकस ऑन माई करियर फर्स्ट। लेकिन अगर मेरे को ये पता चल जाए कि लुक यू विल हैव प्रॉब्लम्स इफ़ यू विल प्लान प्रेगनेंसी आफ्टर 30, तो अब मुझे सोचना है कि मैं किसको प्रायोरिटाइज करूँ, अपने करियर को करूँ या अपनी फैमिली को करूँ, या कोई ऐसा रास्ता निकालूँ जिसमें दोनों चीज़ें साथ हो जाए। आई थिंक उसका रास्ता आजकल एक एग्स फ्रीज जो कराते हैं, एग फ्रीजिंग, बट अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस। बाय द टाइम लेडीज़ हमारे पास आती हैं कि हमें एग फ्रीज करना है, वो एग फ्रीजिंग वाली एज भी पास कर जाते हैं। तो दे शुड अप्रोच एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस बिफोर 30। तो एंड इट इज़ अ वेरी लिबरल थॉट प्रोसेस। मतलब जैसे पहले होता था कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करना, वो ब्लैक से पॉलीथीन में सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते थे या न्यूज़पेपर में रैप करके दिए जाते थे। स्कूल में भी बड़ा मुश्किल होता था कि अगर कभी एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ है तो कहाँ से सैनिटरी नैपकिन्स मिलेंगे। चीज़ें चेंज हुई हैं। ऐसे ही एग फ्रीजिंग को लेकर के थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ऐसी है दैट इट इन्वॉल्व्स वजाइनल रूट। तो एक वो जो इसके साथ में एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि अगर हम एग फ्रीजिंग में जाएंगे तो विल बी लूजिंग आवर वर्जिनिटी। तो वो सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, या कई बार पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई चीज़ है, या हमें लगता है कि हम जब चाहेंगे तब सब हो जाएगा। तो बस आई थिंक विद अवेयरनेस ये आ जाएगा। सो बेसिकली ये कि वुमेन जो है उनको अपना वुमेनहुड बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि उन चीज़ों को अडॉप्ट करके वो अपनी लाइफ को नेचुरल तरीके से भी लीड कर सकती हैं और हैप्पीली मदर भी बन सकती हैं, करियर वुमन भी हो सकती हैं और वुमेनहुड को तो एंजॉय कर ही सकती हैं। आई ऑलवेज टेल कि यार फीमेल होना एक प्रिविलेज है, इसको हमेशा एंजॉय करना चाहिए, बट प्रिविलेजेस को कैरी करना आना चाहिए, अदरवाइज दे आर यूजलेस। बिना मेन के ये यूनिवर्स सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज साइंस इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल स्पर्म इन द लैब, बट अभी तक आर्टिफिशियल एग नहीं बन पाया है, आर्टिफिशियल वूम नहीं बन पाया है। तो शायद बिना मेन के वुमेन सर्वाइव बड़े आराम से कर जाएंगी, ये सोसाइटी भी सर्वाइव कर जाएगी, बट बिना वुमेन के नहीं। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर ओन सेल्फ फर्स्ट, और सेल्फिश होना कोई गलत बात नहीं है। आपको अपने स्वार्थ मतलब स्व के अर्थ को जानना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है। तो बी सेल्फिश, थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ फर्स्ट। जो एक्सेस में होगा वही दूसरों में बांट पाएंगे फिर। अगर हम ही हेल्दी नहीं है तो किसी के बारे में फिर क्या सोच पाएंगे। थैंक यू सो मच, ट्रूली सेड। थैंक यू।